तो हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू वर्ड स्कूल। एंड आज हम डिस्कस करेंगे लर्निंग यानी सीखना, जिसे अधिगम भी कहते हैं। देन देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। सबसे पहले लर्निंग है क्या, व्हाट इज़ लर्निंग। लर्निंग रेफर टू चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग जो है वो व्यवहार में बदलाव है, या व्यवहार में अंतर आने को ही हम क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। लर्निंग इज़ अ एक्वाजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर रिएक्शंस एंड स्किल्स। जो लर्निंग होती है यानी सीखना होता है वो व्यवहार में या तो परिवर्तन होता है, या कुछ अनुक्रियाएं यानी रिएक्शंस होते हैं, या फिर नई चीज़ों नए व्यवहार को सीखना क्या कहता है, क्या होता है, लर्निंग होता है। तो आगे देख लेते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ लर्निंग। लर्निंग इज़ द चेंज इन बिहेवियर। व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं उसको ही लर्निंग कहते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो परिवर्तन जो है वो पॉजिटिव वे में होने चाहिए, नेगेटिव वे में नहीं। जैसे कि बहुत से व्यवहार ऐसे हैं, जैसे कि थकान हो गया या कोई बीमारी हो रही है, इससे भी व्यवहार में चेंजेस आते हैं, लेकिन ये सीखना नहीं होता। सीखना खाली पॉजिटिव वे में ही होता है, या फिर नए एक्सपीरियंस या बार बार अभ्यास करने से जो हम स्किल्ड होते हैं किसी भी व्यवहार में, उसे हम कहते हैं सीखना। देन आगे देख लेते हैं। द चेंजेस इन बिहेवियर एक्वायर एज अ फंक्शन ऑफ प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। जो ये चेंजेस होते हैं हमारे व्यवहार में, ये होते हैं ये बार बार प्रैक्टिस करने से और आसपास की जो चीज़ें उन्हें ऑब्जर्व करके जो हम अनुभूति करते हैं, एक्सपीरियंस जो हमें होता है, उससे हम नए व्यवहारों को सीखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। देयर इज़ रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस इन बिहेवियर। जो ये चेंजेस होते हैं बिहेवियर में ये परमानेंट होते हैं यानी स्थायी होते हैं और ज़िंदगी भर के लिए रहते हैं। आगे डेफिनेशन गिवन बाय साइकोलॉजिस्ट। जो बहुत से साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने डेफिनेशंस दी है, इनकी लर्निंग की व्याख्या की है या परिभाषाएं दी हैं, अपने विचार व्यक्त किए हैं। सो इनमें से हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू हर्गेन हान जो थे 1988 में, इन्होंने लर्निंग की एक डेफिनेशन दी थी। लर्निंग इज़ अ रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस इन बिहेवियर। जो लर्निंग होती है वो परमानेंट चेंजेस होते हैं बिहेवियर में, हमारे व्यवहार में बदलाव स्थायी होते हैं। इन बिहेवियरल पोटेंशियलिटी दैट रिजल्ट फ्रॉम एक्सपीरियंस। जो किसका रिजल्ट होते हैं, किसका परिणाम होते हैं, हमारे बार बार अभ्यास करने का, या हमारे जो भी आसपास चीज़ें हो रही हैं उनको एक्सपीरियंस करके जो भी हम व्यवहार नए सीखते हैं या उन पुराने व्यवहारों को और स्किल्ड करते हैं, वो हम अभ्यास से सीखते हैं। देन कांट बी एट्रीब्यूटेड बाय टेम्परेरी बॉडी स्टेटस। ये बिल्कुल भी जो हमारी अस्थाई शारीरिक अवस्थाएं होती है, जैसे कि जो बीच बीच में हो जाती है, या बीमारी हो जाती है, या थक जाते हैं हम किसी काम को कर करके, वो भी एक तरह के बदलाव ही है, लेकिन उनको हम सीखना नहीं कह सकते। देन आगे देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू रिली एंड लेविस 1983 एज अ रिटेनेबल चेंजेस इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। जो परिवर्तन होते हैं ये बार बार अभ्यास करने से और आसपास की चीज़ें एक्सपीरियंस करने से होते हैं। देन आगे देख लेते हैं काइंड्स ऑफ लर्निंग यानी सीखने के प्रकार। सीखने के यहाँ पे 4 प्रकार हैं। सबसे पहला जो है वो है रिसेप्शन लर्निंग। यानी इसमें क्या होता है, हम किसी भी सामग्री को या किसी भी कंटेंट को हम व्यक्ति के सामने रखते हैं और वो उसे रिसेप्शन कर लेता है या ग्रहण कर लेता है और उसे इंटरनलाइज कर देता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, रिसेप्शन सीखना कहते हैं। देन आगे देख लेते हैं डिस्कवरी लर्निंग। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत से नए कॉन्सेप्ट खोजना होता है व्यक्ति को। उसमें हम बहुत सी सिचुएशन ऐसी क्रिएट करते हैं, उसके सामने कुछ चीज़ें देते हैं कि भाई इससे तुम्हें एक नया कॉन्सेप्ट तैयार करना है, या अपने विचार नए, ऐसा जो हमने आज तक और किसी ने ना किया हो या फिर नई चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को तैयार करना किस में आता है, डिस्कवरी में आता है, नई खोज करना। देन आगे रोट लर्निंग होता है रट कर सीखना। यानी कि जैसे चीज़ें हमने उनके सामने लिखकर या बोलकर दे दी, तो वो ऐसे के ऐसे शब्द से बिल्कुल उसमें कोई भी मीनिंग
नहीं देखते कि भाई कोई भी उसका अर्थ नहीं समझते, वो बिल्कुल निरर्थक पदों को सीख लेते हैं और एक एसोसिएशन और बिल्कुल वर्बटिन यानी कि बिल्कुल ही रट कर वो उनका अर्थ नहीं समझते, जैसा आपने बोला ऐसे ही बिल्कुल शब्द से उसी क्रम में एकदम से उन्होंने बस रट लिया है उसको, तो उसे क्या कहते हैं हम रोट लर्निंग कहते हैं। मीनिंगफुल लर्निंग ये सबसे अच्छा तरीका है सीखने का। इसमें क्या होता है, पहले दी हुई सामग्री का अर्थ समझ आ जाता है, उसके बाद उसे सीखा जाता है। जैसे कि इस तरह का सीखना होता है कि भाई कोई नई सिचुएशन हमने व्यक्ति के सामने रख दी, तो वो पुराने जो उसने एक्सपीरियंस किया है उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करता है और फिर कुछ नया आगे सिचुएशन में सीखता है बिल्कुल समझ के। देन आगे देख लेते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल लर्निंग, औपचारिक और अनौपचारिक सीखना। यानी फॉर्मल लर्निंग जो होती है वो सिस्टमेटिक प्लान एनवायरनमेंट में होती है। उसमें जो भी व्यक्ति है, जो भी इसे या फिर एक विद्यार्थी को ही ले लीजिए, उसमें क्या होता है, उसमें बिल्कुल सिस्टम एक सिलेबस पैटर्न होता है, सारे क्लासेस एकदम सिस्टम में होती है, सारा सिलेबस पहले से ही तैयार होता है और एकदम डिसिप्लिन्ड माहौल होता है शिक्षक के द्वारा भी और स्कूल अथॉरिटी के द्वारा भी। तो ऐसे सीखने को हम औपचारिक यानी फॉर्मल लर्निंग में रखते हैं। दूसरा होता है फील्ड लर्निंग। बहुत से ऐसे एस्पेक्ट है या ऐसे बहुत से भाग है सीखने के जो क्लासरूम में नहीं हो सकते, तो उन सभी जो अधिगम है उनको हम फील्ड लर्निंग में सीखते हैं। जैसे खेल के मैदान में हम फील्ड फिज़िकल एजुकेशन के बारे में बहुत सीखते हैं। सो इस प्रकार उन को हम क्षेत्र लर्निंग यानी फील्ड लर्निंग में सीखते हैं। तो ये दो जो है क्लासरूम लर्निंग और फील्ड लर्निंग, ये किस में आती है, औपचारिक सीखना यानी फॉर्मल लर्निंग में आती है। दूसरा है इनफॉर्मल लर्निंग। इनफॉर्मल लर्निंग जो होती है उसमें क्या होता है कि बच्चा अपने आसपास के एनवायरनमेंट या फिर इंटरेक्शन, जो भी उसके आसपास लोग रहते हैं उनसे इंटरेक्ट करके सीखता है। जैसे कि ये बिल्कुल ही इनफॉर्मल एनवायरनमेंट में होती है, यानी कोई अनुशासन नहीं होता, कोई सिस्टमेटिक कोई पैटर्न नहीं होता सीखने का। बस बच्चा जो भी अपने एनवायरनमेंट में जो जब चीज़ें देखता है वो सीख लेता है। जैसे कि माता पिता द्वारा दी गई शिक्षा, जो माता पिता है वो बच्चे को सिखाते हैं कि भाई बड़ों से कैसा व्यवहार करना है, छोटों से कैसा व्यवहार करना है, या तुम्हें हाथ जोड़ के नमस्ते करना है कोई आए, तो ये सारी चीज़ें जो है ये सारी चीज़ें वो अपने माता पिता से सीखता है। दूसरा एजुकेशन गिवन बाय नेबर्स यानी पास पड़ोस जितना अच्छा होगा बच्चे का जो एनवायरनमेंट है या जो वो सीखेगा वो उतना ही अच्छा नागरिक बनेगा। तो पास पड़ोस से भी बहुत सी चीज़ें सीखता है, वो उन्हें फॉलो करता है। जो भी अन्य बच्चे या जो भी अन्य व्यक्ति है वो देखता है उनके ढंग को, वो अपनी अच्छी चीज़ों को सीखता है, बुरी चीज़ों को भी, अगर गलत एनवायरनमेंट है तो उनको भी वो सीखेगा। देन आगे आता है एजुकेशन बाय पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप जो होते हैं वो होता है अपने जो साथ के साथियों का जो समूह होता है जिनके साथ वो रहता है, उनके साथ भी वो बहुत सी चीज़ों को सीखता है। जैसे कि बहुत से सदस्य, अगर टोली जो भी उनका समूह, उसमें बहुत से जो सदस्य किसी एक खेल में अगर स्किल्ड है तो वो भी फिर उस खेल की तरफ उसका भी मतलब जो इंटरेस्ट है वो जाएगा। ये नॉर्मल सी बात है, एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा असर होता है बच्चे पे। तो ये सारी जो लर्निंग है वो इनफॉर्मल लर्निंग में आती है। देन आगे देख लेते हैं 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग मेंशन्ड बाय गैगनी। गैगनी जो थे उन्होंने 8 प्रकार बताए हैं सीखने के, यानी उन्होंने जो ये 1965 में दिया था और उन्होंने एक पुस्तक जो थी, बुक जो थी वो लिखी थी, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। तो उसमें इन्होंने इन 8 टाइप्स का जो है वो वर्णन किया है। सबसे पहले है सिग्नल लर्निंग या सांकेतिक सीखना। इसमें क्या होता है कि कोई भी जैसे कि जो क्लासिकल कंडीशन लर्निंग जो होती है वो इसी के अंदर आती है, जो कि पेवलोव का जो है क्लासिक अनुबंधन जो प्रयोग है, जिसमें घंटी की आवाज़ सुनकर ही
जो कुत्ता होता है वो भोजन के लिए लार टपकाने लगता है, उसे पता होता है कि घंटी बजते ही उससे भोजन मिलेगा। तो जो घंटी का बजना है वो क्या होता है, संकेत होता है। तो ऐसे सीखने को हम क्या कहते हैं, सांकेतिक सीखना कहते हैं, यानी सिग्नल लर्निंग कहते हैं। उसके बाद उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, यानी कि जो भी नॉर्मल सीखना होता है, जैसे कि किसी कार्य को करके हमें ये चीज़ मिलेगी, तो बंदा उस कार्य को बार बार करता है और उसको प्राप्त करता है। जैसे कि स्किनर ने जो ऑपरेंट कंडीशनिंग या फिर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग जो उसका प्रयोग है, उसको इसी में ही रखा जाता है, जिसमें चूहा लीवर दबाता है और उसे भोजन मिल जाता है। तो इस प्रकार के सीखने को हम क्या कहते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया सीखना या टाइप आर अनुबंधन कंडीशनिंग सीखना कहते हैं। आगे है लर्निंग ऑफ सिंपल चेनिंग, यानी सरल श्रृंखला में सीखना। इसमें क्या होता है, जो भी जैसे कि अभी मैंने बताया कि चूहा लीवर दबा के वो अनुक्रिया करता है और रिस्पॉन्स करता है और उसे भोजन मिलता है उसके बाद। तो ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती है छोटी छोटी, जो मिलके एक पैटर्न बनाती है, और इसे मोटर लर्निंग जो होती है उसमें पाया जाता है ये सहज श्रृंखला का सीखना। जैसे कि कार चलाने के लिए बहुत सी चीज़ें सीखनी पड़ती है, जैसे कि ब्रेक हो गए, स्टीयरिंग हो गया, उसका दरवाज़ा हो गया, या फिर क्लच हो गया। तो ये छोटी छोटी सारी चीज़ें जो मिलके ये क्या सीखता है, एक बंदा कार चलाना सीखता है इनसे। तो इसमें बहुत सी क्रियाएं होती है। तो ऐसे सीखने को क्या कहते हैं, लर्निंग ऑफ सिंपल चेनिंग। आगे वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, यानी कि शाब्दिक सहचार्य सीखना। इसमें क्या होता है, बच्चा एक पैटर्न में शब्दों को सीखता है, जैसे कि कहानी हो गई या फिर पोइम हो गई कोई, तो शब्द सहचार्यता सीखना है, वर्बलाइजेशन जिसे कहते हैं, उसे सीखता है। आगे विभेदीकरण सीखना, यानी लर्निंग डिस्क्रिप्शन। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि किसी कार्य को करने के लिए बहुत सी क्रियाएं उसने की, जैसे कि स्किनर का जो है प्रयोग है, उसमें चूहा लीवर बार दबाता है, वो इधर उधर उछलता है, फिर लीवर दबाते हैं, उसे भोजन मिलता है। तो वो सही अनुक्रिया करना सीख जाता है लास्ट में। जो पहले जो बहुत सी चीज़ें कर रहा था वो उन्हें धीरे धीरे भुलाता जाता है, यानी कि विभेदीकरण सीखना, यानी कि उसे पता चल जाता है कि भाई सही अनुक्रिया ये है और इससे मुझे भोजन मिलेगा। आगे कॉन्सेप्ट लर्निंग जो होती है, संपर्त्य सीखना। कॉन्सेप्ट सीखने में हम क्या कहते हैं कि जैसे बहुत सी चीज़ों को हम अलग अलग क्लासिफिकेशन करना हम सीख जाते हैं, जैसे कि हम भालू, बाघ, सिंह या सियार, इन 4 जानवरों को देखते हैं तो हम इनके जो बहुत छोटे छोटे गुण हैं उनको मिलाते हैं, तो हमें पता चलता है कि भाई हाँ ये जंगली जानवर है और इनसे हमें दूर रहना है। तो इसका ये एक कॉन्सेप्ट हो गया, इसमें एक कॉन्सेप्ट छिपा था इन चीज़ों में, जिसको हमने ढूंढ लिया, तो इसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग। आगे रूल लर्निंग, यानी नियम सीखना। नियम सीखना क्या होता है, इसमें जैसे कि बहुत से सब्जेक्ट या बहुत से चीज़ें ऐसी होती है जिसे हम रूल्स के द्वारा सीखते हैं, जैसे कि हमारा ग्रामर हो गया या मैथ्स हो गया या साइंस हो गया। इसमें बहुत से रूल्स होते हैं जो हम सीखते हैं और फिर आगे हम इन्हीं रूल्स का प्रयोग करके इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से स्किल्ड कर लेते हैं अपने अंदर। लास्ट में होता है समस्या समाधान सीखना। समस्या समाधान सीखना यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। इसमें क्या होता है, इसमें इस सीखने में क्या होता है, व्यक्ति किसी प्रिंसिपल या रूल को उपयोग करके कोई समस्या का समाधान या किसी नई चीज़ों को सीखता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, समस्या समाधान सीखना कहते हैं। किसी भी नई चीज़ों को सीखना या कोई किसी भी चीज़ या नियम का जो पहले सीखा हुआ है उसको प्रयोग करके हम समस्या को सुलझा लेते हैं, तो इसे हम कहते हैं समस्या समाधान सीखना। देन आगे देख लेते हैं। आगे है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने क्या क्या योगदान दिया है सीखने के, क्या क्या नियम बताए हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है उन्होंने जो मुख्य नियम बताए हैं सीखने के, उसमें से है उनके 3 नियम हैं, जैसे कि लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट। इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो है लॉ ऑफ इफेक्ट। सो तीनों को ही देखेंगे। सबसे पहले लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस में क्या होता है कि कोई भी कार्य करने के लिए एक
जब इंसान में एक तत्परता होती है, यानी कि उसे वो सीखना है, वो बिल्कुल तैयार है, वो मोटिवेटेड है, वो हर तरीके से वो उसकी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है उस कार्य को सीखने की, तो उसका असर सीधा सीधा कार्य पर पड़ता है। जैसे कि हम कोई कार्य कर रहे हैं और हम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है उसमें, तो उससे क्या होगा कि उस कार्य पर प्रभाव पड़ेगा और हम उसे नहीं सीख पाएंगे। देन आगे देख लेते हैं, आगे है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी बार बार हम अभ्यास करते हैं किसी चीज़ का। अगर हम बार बार अभ्यास करते हैं किसी चीज़ का, वो जो भी कार्य वो हम बिल्कुल स्किल्ड सीख जाते हैं। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करना बंद कर देते तो हम धीरे धीरे उस चीज़ को भूलने लगते हैं, तो इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज। थर्ड है लॉ ऑफ इफेक्ट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि प्रभाव का नियम सबसे ज़्यादा होता है कार्य पर। जैसे कि हमने कोई भी कार्य किया, कोई भी चीज़ें हमने की, उससे अगर हमें अच्छा प्रभाव पड़ा हमारी स्थिति पर, हमारी मन स्थिति पर या हमारे जीवन पर, तो हम बार बार उस कार्य को करेंगे। अगर उस कार्य का प्रभाव अच्छा नहीं हुआ, सेटिस्फाई नहीं हुआ, उससे हम सेटिस्फेक्शन महसूस नहीं कर रहे हैं, तो मतलब अनॉयंस फील कर रहे हैं या खीज हो रही है हमें उस कार्य करने से, तो हम उस चीज़ को नहीं करेंगे बाद में। तो जो इफ़ेक्ट है उसका बहुत बड़ा असर होता है किसी भी काम को या किसी भी चीज़ को सीखने पर। आगे है सबऑर्डिनेट लॉज ऑफ लर्निंग, यानी सीखने के सहायक नियम जो होते हैं। बहुत सी चीज़ें, बहुत से और भी नियम हैं जिससे सीखने पर असर पड़ता है, जैसे कि बहुविध क्रिया का नियम, मल्टीपल रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है, हम बहुत से रिस्पॉन्स देते हैं किसी भी परिस्थिति, जो भी हमारी सिचुएशन जो भी हमारे सामने होती है उसमें बहुत से रिस्पॉन्सेस देते हैं, सही देते हैं, गलत देते हैं और बाद में क्या होता है कि हम सही जो चीज़ें हैं रिस्पॉन्स वो सीख जाते हैं, और जो भी हमने गलत रिस्पॉन्सेस दिए हैं वो हम बाद में धीरे धीरे भूलते चले जाते हैं। लेकिन उपयोगिता वही होती है, जब हमने गलत किया तभी तो हमने सही किया। तो सही गलत ये सारी चीज़ों में ही होते हैं जब हम कोई भी चीज़ें या कार्य करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मल्टी रिस्पॉन्स हर कार्य में होता है। आगे है मनोवृत्ति का नियम, यानी प्रिंसिपल ऑफ मेंटल सेट और एटीट्यूड। हम किसी का कार्य को करने के लिए अगर हम मेंटली तैयार नहीं है, अगर हम हमारे एटीट्यूड में ही नहीं है, हमें करना पसंद ही नहीं है, तो डेफिनेटली हम उस कार्य को नहीं कर पाएंगे। इसकी दूसरी तरफ अगर हम किसी कार्य को करने के लिए बिल्कुल मेंटली तैयार है और बिल्कुल उसे करने बहुत ज़्यादा हमें उस कार्य में इंटरेस्टेड है, या हमारी जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग है, तो हम उस कार्य को जल्दी सीख लेंगे। देन आगे देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रिपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स, तत्व प्रबलता का नियम। इसमें क्या होता है, इस नियम के अकॉर्डिंग जो भी हमारी सिचुएशन हमारे सामने, अगर उसमें रिलेवेंट या इरेलेवेंट दोनों तरह के एलिमेंट्स जो होते हैं वो प्रयुक्त होते हैं, उसमें क्या होता है कि प्रबलता किस चीज़ की है, क्योंकि जो रिलेवेंट जो तत्व होते हैं, जो रिलेवेंट जो एलिमेंट्स होते हैं, वो उनमें बहुत ज़्यादा शक्ति होती है और वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम क्या होता है, तो हम तत्व प्रबलता के अकॉर्डिंग सीखते हैं। यदि हम असंगत तत्वों की ज़्यादा रिलेवेंटी रहेंगे तो हम उन चीज़ों को अच्छी तरह नहीं सीख पाएंगे। आगे देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ एनालॉजी और सिमिलैरिटी। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि हमने कोई पुरानी सिचुएशन हमने सीख रखी है और नई सिचुएशन के कुछ गुण मिलते जुलते, तो हम जो नई सिचुएशन है उसे अच्छी तरह सीख पाएंगे। जैसे कि बहुत सी चीज़ें, जैसे कि दो ढंग से, जैसे कि कुछ घटनाएं पहले हमारे जीवन में कोई घटी है और आगे जो हमारे फ़िलहाल जो प्रेजेंट में घटना घटी है उसमें बहुत सी सिमिलरिटी है, तो हम जो वो परिस्थिति है उसको भी हम जल्दी से सीख जाते हैं। देन आगे देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इसमें क्या है फ्रेंड्स, कोई भी रिस्पॉन्स जो हम दे रहे हैं अगर वो व्यक्ति की क्षमता के अनुसार है,
जैसे कि कोई भी अनुक्रिया है या कोई भी रिस्पॉन्स है, वो एक ही परिस्थिति में कुछ कुछ थोड़े बहुत चेंजेसों के साथ हम अगर व्यक्ति के सामने रखते हैं तो व्यक्ति उसे सीख जाता है, जैसे कि क्लासिकल कंडीशंस में जो कहा गया है। बहुत से ऐसे होते हैं कि जैसे पुराने चीज़ें होती है जो हम बिल्कुल एक नई परिस्थिति में उपयोग करते, तो भी फ्रेंड्स जो व्यक्ति है वो पुराने अपने अनुभवों के आधार पर नई परिस्थिति में भी वैसे ही अनुक्रिया करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम यानी प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग कहते हैं। आगे फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, यानी बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं, कारक हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं यानी प्रभावित करते हैं सीखने को। तो देख लेते हैं कौन कौन से। बुद्धि बहुत बड़ा एक कारण है, जो कारक है जो लर्निंग को इफेक्ट करता है। अगर हमारी बुद्धि अच्छी है, व्यक्ति की बुद्धि बहुत ही प्रबल है, तो वह कार्य को जल्दी सीख लेता है। अगर बुद्धि कम है तो वह उतनी ही देर लगाता है। आगे हेल्थ, एज एंड सेक्स, अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो वो बहुत से नए व्यवहारों को बहुत जल्दी सीख लेता है, उसके स्वास्थ्य का असर पड़ता है। अगर वो बीमार है तो वो नहीं सीख पाता। एज भी मैटर करती है, जैसे अगर ज़्यादा वो मैच्योर है तो अच्छे से सीख लेता है, कम मैच्योर है और जो कार्य है वो उसके अकॉर्डिंग, मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो नहीं सीख पाता। यौन यानी सेक्स, यानी कि लड़कियां जो है वो लड़कों से जल्दी सीख जाती है, वो जल्दी मैच्योर हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। देन आगे अटेंशन, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड, बिल्कुल अटेंशन, अगर हम किसी चीज़ को बिल्कुल ध्यान है हमारा उस कार्य पे या उस व्यवहार पे तो हम जल्दी सीख लेते हैं, अगर ध्यान नहीं है तो नहीं सीख पाते। इंटरेस्ट है तो जल्दी सीख लेते हैं, इंटरेस्ट नहीं है कि भाई हमें ये कार्य हमें पसंद नहीं है तो नहीं सीख पाते। और फिर अभिक्षमता, एप्टीट्यूड, यानी अगर हमारे अकॉर्डिंग वो एक होती है ना पोटेंशियलिटी कि भाई हम इस कार्य को इस हद तक अगर हम देंगे इसको तो ये बंदा सीख लेगा, और ये बंदा इसमें इतना पोटेंशियल नहीं है, ये नहीं सीख पाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, एप्टीट्यूड कहते हैं बंदे का। तो उसमें भी अगर कम ज़्यादा है तो कार्य पर या व्यवहार पर असर होता है सीखने पर। देन आगे मैच्योरेशन यानी परिपक्वन, बिल्कुल अगर तुम बच्चे को क ख ग या पेंसिल पकड़ना सिखा रहे हो लेकिन उसकी जो उंगलियां है वो मैच्योर ही नहीं है इतनी कि वो पेंसिल पकड़ सके, तो उसका असर भी सीखने पर पड़ेगा। तो मैच्योरिटी भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। देन आगे मोटिवेशनल एंड इमोशनल सिचुएशन, जो अभिप्रेरणात्मक, अगर मोटिवेट है कोई कार्य करने के लिए तो वो जल्दी सीख जाता है। इमोशनल सिचुएशन, संवेदनात्मक सीखना उसे कहते हैं। यदि कोई डिस्टर्ब है इमोशनली तो वो नहीं सीख पाएगा किसी भी चीज़ को, किसी भी कार्य को, किसी भी नए व्यवहार को वह अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। देन आगे नेचर ऑफ मटेरियल टू बी लर्न, सीखे जाने वाले जो सब्जेक्ट है उसका स्वरूप कैसा है, ज़्यादा कठिन है तब भी नहीं सीख पाता। अपनी मैच्योरिटी के अनुसार अगर ज़्यादा सरल है वो तो बंदा सीख लेता है, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं दिखा पाता उसमें। तो जो लेवल होता है मटेरियल का वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आगे मेथड ऑफ लर्निंग, बहुत सी ऐसी विधियाँ हैं जिनसे पर्टिकुलर कोई एक विधि है जैसे, तो उससे सारे बच्चे नहीं सीखेंगे, कुछ बच्चे अडॉप्ट कर लेंगे, लेकिन बहुत से विधियों को बदलने से भी सीखता है बच्चा। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं अलग अलग विधियों से सीखते हैं। देन आगे कम्युनिकेशन एबिलिटी, बहुत ही ज़रूरी है टीचर की। अगर अध्यापक की जो कम्युनिकेशन एबिलिटी वही अच्छी नहीं होगी तो वो विषय को अच्छी तरह बच्चों के सामने नहीं रख पाएगा, और जिससे क्या होगा, लर्निंग इफेक्ट होगी। उससे आगे इंफॉर्मेशनल फीडबैक यानी सूचनात्मक पुनर्निवेशन, ये क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें कि जैसे कि सीखने के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उसके परिणाम में बताने में होता है। इसे परिणाम नॉलेज ऑफ रिज़ल्ट कहते हैं। जैसे कि हमें पता है कि भाई हम इस व्यवहार को सीखेंगे तो हमें ये रिज़ल्ट मिलेगा,
तो रिज़ल्ट्स को ध्यान में रख के भी बहुत से बच्चे सीखते हैं कि भाई मुझे ये चीज़ें करनी है, तो मुझे ये पैटर्न या ये कार्य या ये व्यवहार सीखना है, तो वो बच्चा जल्दी सीखेगा अगर उसके अकॉर्डिंग है रिज़ल्ट। तो आगे फिज़िकल कंडीशन ऑफ क्लासरूम की जो फिज़िकल कंडीशन है वो भी बहुत हद तक सीखने को इफ़ेक्ट करती है। जैसे कि जो टेबल है, डेस्क है या चेयर है वो कंफर्टेबल नहीं है, या जो बाहर से बहुत ज़्यादा शोर शराबा आ रहा है वो भी इफ़ेक्ट करेगा हमारे सीखने को। या फिर आगे हो गई जैसे रोशनी कम है या गर्मी बहुत ज़्यादा है या सर्दी बहुत कम है, तो इन सब चीज़ों का जो असर है वो सीखने पे पड़ेगा।